वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये 12th क्लास का बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी 15 क्वेश्चन आपके इंटर एग्जाम के लिए ही तैयार किया गया है। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, समय इतना ही लगाना है कि इन 15 क्वेश्चन में आपको ये प्रश्न देख लेना है कि आपको इसमें से कौन कौन से प्रश्न याद हैं और कौन कौन से प्रश्न याद नहीं है, या इसमें से कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो आपको इंटर एग्जाम में आ सके। तो सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को कि अर्धसूत्राणु कोशिका क्या है। मानव तथा घरेलू मक्खी में अर्धसूत्राणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या का वर्णन करें। यानी कि दो प्रकार का प्रश्न इसमें है। पहला है कि अर्धसूत्राणु कोशिका क्या है, और इसी में दूसरा प्रश्न है कि मानव तथा घरेलू मक्खी में अर्धसूत्राणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या का वर्णन भी कर देना है। और ये देखिएगा 2 नंबर ये क्वेश्चन भी है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका हम लोग जवाब जानते हैं। अर्धसूत्राणु कोशिका वैसी कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनता है। मनुष्य के अर्धसूत्राणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 तथा घरेलू मक्खी में 12 होती है। दोनों क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आसान ही भाषा में है, बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि युग्मक संलग्न को परिभाषित करें, यह कहाँ होता है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। युग्मक संलग्न एक प्रकार की लैंगिक जनन अभिक्रिया है जिसमें युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनन का निर्माण होता है। इसके उदाहरण है मनुष्य, मेंढक, तिलचट्टा इत्यादि। क्लियर है। सवाल नंबर 3 देखेंगे। अनिषेक जनन को उदाहरण सहित परिभाषित करें। इसका जवाब होगा कि अनिषेक जनन एक विशेष प्रकार का जनन है जिसमें अंड का विकास बिना निषेचन के ही होता है। यह मधुमक्खी, एफिडस सहित बहुत से जीवों में होता है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि मादा जनन तंत्र के 4 विकार को लिखें। मादा जनन तंत्र के 4 विकार को लिखें। इसका सही जवाब होगा, देखिए लिखने का तरीका होता है कि मादा के 4 जनन तंत्र के विकार जो है निम्नलिखित हैं। पहला हम हेडिंग दे देंगे, इसके बाद जनन तंत्र को दिखाएंगे। जैसे पहला जो विकार है लुटियल फेस डिफेक्ट, दूसरा हो जाएगा इंडोमेट्रोसिस, तीसरा हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसा और चौथा जो हो जाएगा एनोवुलेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये चारों को परिभाषित करना है, जिसमें कौन कौन से हैं। इसमें है अधिवृषण, बी शुक्रवाहिनी, सी वीर्य और डी है सर्टोली कोशिका। पहले हम एक एक करके सबको परिभाषित करते चलेंगे। पहला नंबर जिसका है अधिवृषण का है। यह अत्यधिक कुंडली नुमा नली नुमा रचना है जो वृषण से सटा रहता है। यहाँ पर शुक्राणु का संग्रहण होता है। बी है शुक्रवाहिनी। यह एक जोड़ा लंबी नली नुमा रचना है जो शुक्राणु के संवहन में भाग लेता है। तीसरा है वीर्य। यह दुधिया क्षारीय गाढ़ा द्रव है जिसके द्रवीय भाग को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं तथा इसमें शुक्राणु भी होते हैं। और जो अंतिम और चौथा हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सर्टोली कोशिका के बारे में, कि सर्टोली कोशिका यह लंबा स्तंभाकार कोशिका है शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर। इसका श्रवण शुक्राणु की पोषण देता है। शुक्राणु को जो होता है ये पोषण देता है। सवाल नंबर 6 है कि अंडोत्सर्ग क्या है। सवाल नंबर 6 है कि अंडोत्सर्ग क्या है, इसे कौन सा हार्मोन इंड्यूस करता है। अंडोत्सर्ग यानी कि वहीं ओव्यूलेशन के बारे में। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं कि अंडोत्सर्ग में अंडाशय से अंड का विमुक्तीकरण होता है। यह एस्ट्रोजन तथा एलएच हार्मोन के स्तर में वृद्धि होता है, वृद्धि के द्वारा होता है तथा एलएच की अतिवृद्धि सबसे अधिक पुटिका स्फुरपटन में भाग लेता है। क्लियर है। सवाल नंबर 7 को देखेंगे। सवाल नंबर 7 है कि आपातकालीन गर्भ निरोधक पर नोट लिखना है। यानी कि आपातकालीन गर्भ निरोधक से क्या फायदा होता है और किस प्रकार होने वाले हानि से बचाता है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। यह असुरक्षित यौन या लैंगिक धमकी या रेप से बचाव का तकनीक है जिसके अंतर्गत गर्भधारण की संभावना बनी होती है। इस प्रकार के आपातकालीन दवा को प्रायः मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कहते हैं। जैसे आईपिल कंपनी है, एक तो आईपिल नाम की दवा आती है, अनवांटेड 72 आती है और एक आता है ओवियोडॉन। ये जो तीनों प्रकार की दवा हैं ये आपातकालीन गर्भ से बचाती हैं। आईयूडीएस का असुरक्षित यौन के 3 दिनों के अंदर यानी कि 72 घंटों के अंदर इंसरेशन सुरक्षित माना जाता है। इस दवा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उच्च खुराक दिया जाता है जो ओव्यूलेशन को लंबित कर देता है।
यानी कि ओब्लेशन यानी कि अंडसर को क्या करता है, लंबित यानी कि उसको नष्ट कर देता है या उसको रोक देता है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है कि एसटीडी क्या है, इसके 2 रोगों का नाम लिखना है। इसका जवाब होगा कि एसटीडी यौन प्रभावित रोग है जिसमें जन मार्गों में संक्रमण होता है। यह एक मनुष्य से दूसरों में यौन घनिष्ठता के कारण प्रभावित हो जाता है। ऐसे 2 रोग हैं, एड्स एवं साइफिलिस। चलिए हम लोग सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि यौन संचालित रोग की विभिन्न जांच परीक्षण को बताएं, यानी कि कौन कौन से जांच परीक्षण होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जवाब होगा कि यौन संचालित रोग की जांच साधारणतः यौन रोग रिसर्च प्रतीक्षालय में किया जाता है। इस प्रकार की कुछ प्रमुख जांचें निम्नलिखित हैं। पहला है संवर्ध द्वारा सूक्ष्मदर्शी में विशेष रंजक, दूसरा है डीएनए संकरण, और तीसरा है पेलिमेरेज चेन प्रतिक्रिया, और चौथा और अंतिम हो जाएगा एलिसा टेस्ट विशेष प्रकार के एंटीजन एंटीबॉडी के जांच द्वारा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10 है कि बिग बंग, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, कि बिग बंग सिद्धांत का वर्णन सौर तंत्र के आलोक में करें। बिग बंग सिद्धांत का वर्णन सौर तंत्र के आलोक में करें। इसका जवाब होगा कि बिग बंग एक प्रकार का सैद्धांतिक ताप केंद्रकीय विस्फोटक है जो अनुमानतः 15 खरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। एक छोटे से संघनित मात्रा के सुपर हॉट कॉस्मिक मैटर के द्वारा इस खगोलीय पदार्थ का आकार मटर के बीज की तरह का था। विस्फोटित कॉस्मिक पदार्थ धीरे धीरे विस्तारित होते गया तथा यह अब तक विस्तार हो रहा है। खगोलीय पदार्थ अनगिनत छोटे टुकड़ों में बढ़ते गया जिससे गैलेक्सी का निर्माण हुआ। बाद में इसका पुनर्विस्तार होते गया जिससे नेबुला का निर्माण हुआ। नेबुला एक शीत संघनित बादलीय पिंड है जो धूल कण एवं गैस निर्मित हुआ करता था। नेबुला के संघनन से तारों तथा ग्रहों की रचना हमारे सौर तंत्र में हुई। हमारे गैलेक्सी का जो नाम है आकाश गंगा है। ऐसे गैलेक्सी की संख्या करीब 10 का पावर 5 लाख है। 10 का पावर 5 लाख का मतलब आप समझ रहे हैं। चलिए हम लोग सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि प्योर लाइन क्या है, इसको जानेंगे हम और इसके महत्व की विवेचना भी करना है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। प्योर लाइन एकल होमोजैसस स्वपरागित पौधों का संतति है। प्योर लाइन संतति के सदस्य 1 या 2 गुणों के लिए होमोजैसस होते हैं। होमोजाइगस फॉर्म में दोनों एलल समान प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसका एक खास महत्व है क्योंकि इसका उपयोग फसल के वांछित इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 12 को देखेंगे। सवाल नंबर 12 है कि वंशावली विश्लेषण क्या है, यह किस प्रकार उपयोगी है। इसका जवाब होगा कि कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष में एक विशेष लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। मानव अनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। सवाल नंबर 13 है कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसका जवाब होगा कि जब मनुष्य के द्विगुणित क्रोमोसोम में से एक की कमी हो जाती है तो इससे सिंड्रोम उत्पन्न होता है। इस प्रकार का यह मोनोसोमी की उदाहरण है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या मानव शरीर में 45 रह जाती है। संरक्षण नारियों में पाया जाता है। इस संरक्षण में अंडाशय अपरिपक्व होते हैं तथा इनमें द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव रहता है। ऐसी स्त्रियां बांझ रहती है, अर्थात बच्चे पैदा करने की क्षमता इनमें नहीं रहती है। स्पष्ट है। सवाल नंबर 14 को देखेंगे। सवाल नंबर 14 है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी यानी कि जीईएसी की विवेचना करें। एक्सप्लेन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीईएसी यानी कि इसके बारे में हमको बताना है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। जीईएसी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्था है जो निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत है। जैसे में पहला है जीएम शोध की वैधता के लिए, और दूसरा है कि नागरिक सुविधा हेतु अनुवंशिक रूपांतरित जीवों को सुरक्षित प्रवेश करने हेतु। क्लियर है। सवाल नंबर 15 देखेंगे। जैविक युद्ध क्या है, इसके दुष्परिणाम पर नोट लिखें। यानी कि जैविक युद्ध के बारे में बताना है और इसका दुष्परिणाम क्या क्या हो सकता है उसके बारे में लिखना है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। वैसे युद्ध जो जैविक हथियार से मानव के अलावा फसल के विरुद्ध लड़ा जाए बायोवार कहलाता है। इसके लिए विषाणु, जीवाणु, कवक, बीजाणु एवं
टॉक्सिन्स का उपयोग बायो वेपन्स के रूप में किया जाता है। जैविक युद्ध के गंभीर दुष्परिणाम होते हैं, जैसे एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग इत्यादि, जो जैविक औजार द्वारा हुआ करता है।